नमस्कार साथियों, गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम समझेंगे कोशिका। कोशिका क्या होता है? कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग। यह एक विशिष्ट पारगम्य कला डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन से घिरी रहती है तथा इसमें प्राय स्वजनन का मतलब होता है सेल्फ रिप्रोडक्शन होता रहता है। कोशिका का अपने आप ये क्या होती है, बनती रहती है। कोशिका की क्षमता होती है प्रत्येक जीव की सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका। कोशिका क्या होती है? जीवन की सबसे छोटी फंक्शनल या कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। क्या कहेंगे? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कोशिका का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। ठीक है साथियों, आगे हम जानेंगे कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। ठीक है ना। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की और इन्होंने क्या देखा? एक बोतल के कॉर्क के एक बारीक परिच्छेद से क्या किया? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, मतलब इनके द्वारा बनाई गई थी सूक्ष्मदर्शी। इसके सहायता से इनने क्या किया? इस कॉर्क का अध्ययन किया और देखा कि ये क्या होते हैं? छोटे छोटे बारीक कण होते हैं। कॉर्क में देखा कि छोटे छोटे बारीक कण पाए जाते हैं। कॉर्क जिसे हम क्या बोलते हैं? सबलूद्विक के नाम से भी जानते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉर्क का अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? सबलूत के नाम से भी जाना जाता है। कॉर्क जो है वो कुएरकुस पेड़ की बनी होती है। एक छाल होती है, कुएरकुस पेड़ की बनी होती है। कॉर्क जो होती है मृत कोशिका से निर्मित प्रकाष्ठों को देखा और उनको क्या नाम दिया? सेलुलोई नाम दिया। ठीक है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कॉर्क को देखा। कॉर्क कैसी है? कॉर्क एक मृत कोशिका है। ठीक है। कैसी कोशिका है? कॉर्क की मृत कोशिका से निर्मित प्रकाष्ठों को देखा और उन्हें क्या नाम दिया? सेलुलोई नाम दिया, या इन्हें कोसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें कोसा भी कहा गया। अब ये कोसा क्या है? कोसा को जानेंगे सबसे पहले। तो कोसा क्या होता है? एक मधुमक्खी का छत्ता देखा, उसके समान छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, उन्हें हमने क्या नाम दिया? कोसा नाम दिया, कोसा का। अब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या किया? रॉबर्ट हुक का अध्ययन जो है, ये उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी जिनको हमने नाम दिया माइक्रोग्राफिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुआ। किस चीज के बारे में? कोशिका के बारे में, अध्ययन के बारे में। जीवित कोशिका सबसे पहले देखने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो जीवित कोशिका को देखने का सबसे पहले श्रेय जाता है लुवेनहॉक को। ये कहाँ के निवासी थे? ये हॉलैंड के निवासी थे, जिन्होंने सबसे पहले कौन सी कोशिका को देखा? जीवित कोशिका को। और अगर पूछा जाए आपसे कि मृत कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा, तो ये खोजा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इनने कब खोजा था मृत कोशिका को? जीवित कोशिका को देखने का श्रेय लुवेनहॉक को जाता है। कब इनने खोज किया? 1674 में। अच्छा, ये कौन कौन सी कोशिका है जो जीवित कोशिका है? जैसे हमने देखा जीवाणु। जीवाणु कैसी कोशिका है? तो जीवाणु जो है वो किस कोशिका का एक उदाहरण है? जीवित कोशिका। प्रोटोजुआ हुआ। तथा शुक्राणु को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। अब जब इनको देखा तो लुवेनहॉक ने क्या नाम दिया इनका? तो इनका नाम दिया एनीमोलिक्यूल का। क्या कहा इनको? एनीमोलिक्यूल का। सबसे छोटी कोशिका जो होती है, सबसे छोटी कोशिका वो किसकी होती है? वो होती है माइक्रोप्लाज्मा की। माइक्रोप्लाज्मा की सबसे छोटी इकाई होती है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु की होती है। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, यह सबसे छोटी कोशिका की इकाई होती। अच्छा, सबसे छोटी हुई तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो किसकी होती है? वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, ये
संसार की सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है, विश्व में। अब जंतुओं में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो तंत्रिका तंत्र की जो होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। ये इसकी लंबाई जो होती है वो 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है। वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना है उन्हें कौन से जीव कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहेंगे। और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनेगा जिनका शरीर, उनको हम क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अच्छा, तो इन एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे अमीबा हुआ। अमीबा कैसा जीव है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु कैसा जीव है? ये भी कैसा है? एक कोशिकीय जीव है। आगे हम कंटिन्यू फर्दर जानेंगे। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कोशिका सिद्धांत दिया किसने आखिर? ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत सबसे पहले स्लाइडेन और स्वान नाम के दो व्यक्ति थे जिन्होंने 1838-39 में कोशिका का सिद्धांत दिया। ठीक है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है, तो 1838 में जर्मन वनस्पति शास्त्री, ठीक है, इनका नाम था मैथियास स्लाइडेन, इन्होंने क्या दिया? तथा सन 1839 में जर्मनी के ही जंतु शास्त्री थियोडर स्वान, तो यहाँ पे आप जानेंगे स्लाइडेन एवं स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इतना क्लियर हुआ होगा आई होप। आगे हम जानेंगे कि इस सिद्धांत की मुख्य बातें क्या थी, उन पे थोड़ा सा गौर करेंगे। जैसे कि ये बताते हैं कि प्रत्येक जीव का शरीर जो है वो किससे मिलकर बना है? एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, ओरिजिन है, एक कोशिका से ही होती है। जो भी जीव होगा वो कहीं ना कहीं कोशिका से ही मिलकर बना होगा। ये क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत ऐसा कहता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, स्वयं की इकाई है। ठीक है, सभी कोशिकाएं मिलकर, आगे सिद्धांत क्या कहता है कि सभी कोशिकाएं आपस में मिलकर काम करती है और एक जीव का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एक जीव बनाती है। जब सब कोशिकाएं मिलकर काम करेगी तो एक जीव का निर्माण होगा। आगे क्या कहता है कोशिका सिद्धांत? कोशिका सिद्धांत की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उनमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या क्रिएटर कहा जाता है। कोशिका में एक केंद्रक होता है जो कि मुख्य कार्यकर्ता का काम करता है। ठीक है, इसके बिना कोशिका कुछ नहीं है। किसके बिना? केंद्रक के बिना। ठीक है, अब हम देखेंगे कोशिका सिद्धांत के कुछ अपवाद भी जानेंगे। कोशिका सिद्धांत कुछ कोशिका सिद्धांत के अपवाद क्या है? तो हम कोशिका सिद्धांत का अपवाद सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे वायरस, जिसको हम विषाणु कहते हैं। तो पारंपरिक अर्थों में कोशिका सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं है, वरन क्या है? एक तथ्य है। तो सबसे पहले ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद ने क्या बोल दिया कि यह सिद्धांत नहीं, यह तो एक केवल तथ्य है। अब इसका अपवाद देखेंगे तो विषाणु जो है कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद है। ठीक है, क्योंकि विषाणु में कोशिका नहीं होती है। कैसे? इसको जानेंगे कैसे नहीं होती है। तो विषाणु कैसा होता है? सबसे पहले विषाणु समझेंगे। तो विषाणु जब किसी एक्टिव बॉडी में पहुंचता है तो यह एक्टिवेट होता है, अदरवाइज ये कैसा होता है? एक निर्जीव के समान होता है। तो ये सर्वदा संक्रामक परजीवी के रूप में होते हैं। ठीक है, अगर एक बॉडी में से अगर ये ऐसा निर्जीव पड़ा है और अगर जब तक इसको एक बॉडी में ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये एक संस्था सर्वदा संक्रामक परजीवी के रूप में होते हैं, जबकि विलगित अवस्था में कैसा रहता है? ये निर्जीव होता है। इसीलिए हमने बोल दिया कि ये कोशिका सिद्धांत का जो विषाणु है वो अपवाद है। ठीक है, आगे जानेंगे कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती है इनके बारे में जानेंगे। तो कोशिका दो प्रकार की होती है बच्चों, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रो का मतलब होता है सबसे प्रारंभिक या सबसे प्राचीन कोशिका। प्रो का मतलब होता है सबसे प्राचीन। तो हम पहले जानेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका इस प्रकार की कोशिकाएं प्रारंभिक या प्राचीन कोशिकाएं कहलाती है और ये
सरल रचना वाली कोशिका होती है, ठीक है। ये ज्यादा विकसित नहीं होती, अविकसित कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इस प्रकार की कोशिका स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, इसमें केंद्रक बिल्कुल भी नहीं होता। कौन सी कोशिका में? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, अभाव होता है केंद्रक का। उदाहरण के रूप में हम समझेंगे जैसे जीवाणु हुआ, नीलहरित शैवाल हुआ, ये इस प्रकार के जीव है जिनमें क्या होता है, जिनके कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है, ठीक है ना। ठीक है, ये पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं होती ये कोशिका। आगे हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में इनमें आनुवांशिकी पदार्थ जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए द्वारा निर्मित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है। आनुवांशिकी पदार्थ जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए द्वारा निर्मित होता है। गुणसूत्र कोशिका के द्रव्य में विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि जो डीएनए होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वो कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण केंद्रक में क्या नहीं पाए जाने वाले पदार्थ जैसे डीएनए, प्रोटीन, आरएनए आदि कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं मगर पाए नहीं जाते। आगे हम समझेंगे कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के कण उपस्थित होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल राइबोसोम उपस्थित होते हैं, बाकी अन्य जो कोशिकांग होते हैं, जो विकसित कोशिकांग होते हैं, उनका क्या होता है, हमेशा अभाव रहता है। अब हमें इसी तरह जानेंगे आगे यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? वैसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से कैसी होती है, विकसित होती। अब ये कोशिकाएं कैसी होती, विकसित होती है, और इन्हीं से हमारा शरीर का डेवलपमेंट होता है, जीवों का डेवलपमेंट होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती। इस प्रकार की कोशिकाओं में जीवाणु, विषाणु तथा नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी कोशिकाएं सभी पौधे तथा जंतुओं में पाई जाती है, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ये जीवाणु, विषाणु तथा नीलहरित शैवाल में नहीं पाई जाती, बाकी सभी पौधे, जीव जंतु में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। आगे इसी तरह जानेंगे इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक की अपेक्षा बड़ा होता है, ठीक है। केंद्रक इसमें क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है, और चारों ओर से ये दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है, ठीक है। कौन सी कोशिका है? यूकैरियोटिक कोशिका। अब इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है वो झिल्ली युक्त कोशिकांगों में उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य कैसा रहता है? इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग में उपस्थित रहते हैं, ठीक है, मतलब बाउंडेड होते हैं झिल्ली के द्वारा। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। और गुणसूत्रों की संख्या एक से अधिक होती है, ठीक है। जैसे अब बात करूं मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े। टोटल कितने होते हैं? 46। तो ये क्या हो गए, हमारे गुणसूत्र होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अब हम आगे जानेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर देखेंगे, कितने अंतर होते हैं। तो सबसे पहले इनकी विशेषता अंग को, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिका भित्ति, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती किसकी बनी होती? प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और वही अगर मैं यूकैरियोटिक कोशिका की बात करूं, यूकैरियोटिक कोशिका में ये हमेशा सेलुलोज की बनी होती है। क्या? कोशिका भित्ति। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, सूत्रकणिका की बात करूं, तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? अनुपस्थित होती है। क्यों अनुपस्थित होती है? क्योंकि इसमें केंद्रक होता है और इसमें केंद्रक नहीं होता, इसलिए ये अनुपस्थित होती है माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में क्या होती है? उपस्थित होती है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रादव्य जालिका। इसको क्या बोलते हैं? अंतःप्रादव्य जालिका। हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उनमें क्या होता है? अंतःप्रादव्य जालिका अनुपस्थित होती है, और इसमें क्या होती है? यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। इसमें राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में भी उपस्थित मिलेंगे और यूकैरियोटिक में भी उपस्थित होंगे, मगर जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं और 80S प्रकार के। अब ये एस क्या होता है? ये एक प्रकार का कोफिशिएंट होता है।
इसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री कोफिशिएंट या अनुपस्थानिक गुणांक बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। आगे हम समझेंगे कि इसमें जो गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी बॉडी जो होती है वो आपकी प्रोकोरेटिक कोशिका में गोल्गी बॉडी अनुपस्थित होती है और यूकोरेटिक में उपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली जो होती है, केंद्रक झिल्ली होती है वो अनुपस्थित होती है, क्योंकि कोशिका द्रव्य में ही केंद्रक होता है, इसलिए इसमें झिल्ली अनुपस्थित होती है। और इसमें यूकोरेटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली कैसी होती है, उपस्थित होती है। आगे सेम जानेंगे जो लाइसोसोम होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, आगे जानेंगे इसको। इसमें प्रोकोरेटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है और यूकोरेटिक कोशिकाओं में क्या होता है, उपस्थित होता है। अब आगे हम जानेंगे डीएनए जो होता है, डाई न्यूक्लिक एसिड, ये एकल सूत्र के रूप में रहते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, पूर्ण विकसित और दोहरे सूत्र में होते हैं, दोहरी झिल्ली में होते हैं डीएनए, ठीक है। अब हम जानेंगे यहाँ पे केंद्रिका जो होती है, प्रोकोरेटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है केंद्रिका, और इसमें क्या होता है, से उपस्थित होती है यूकोरेटिक कोशिका में। श्वसन जो होता है प्रोकोरेटिक कोशिका में किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है श्वसन। प्रोकोरेटिक कोशिका में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, और यूकोरेटिक कोशिका में जो श्वसन होता है वो किसके माध्यम से होता है दोस्तों, ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। थैंक यू साथियों, आगे की क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगा कोशिका की संरचना। हम कोशिका के विभिन्न अंगों के बारे में और कोशिका की संरचना, कोशिका कैसे बनती है, इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।